तो वुमेन चेंज द वर्ल्ड ये टॉपिक है। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स वर्क से रिलेटेड है कि वुमेन जो होती हैं किस तरीके का काम करती हैं, कैसा काम होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अंडर वैल्यू किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली लाइन आप यही देख सकते हैं, वुमेन्स वर्क इन हाउस होल्ड। तो देखिए जो घर का काम करती हैं महिलाएं, जो हाउस होल्ड में काम करती हैं, उस वर्क को हमेशा अनरिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब उसको वर्क समझा ही नहीं जाता, ठीक है, और उसकी वैल्यू नहीं करी जाती, तो वो अंडर वैल्यूड भी रहता है। हाउस होल्ड वर्क एंड केयर गिविंग इन्वॉल्व लॉन्ग आवर्स। जबकि अगर आप देखेंगे जो हाउस होल्ड घर के जो कामकाज होते हैं उसमें थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई स्टार्ट टाइम नहीं है, कोई एंड टाइम नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे कोई, मान लीजिए कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वहाँ पर एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है। लेकिन वुमेन का जो वर्क होता है उसमें कोई स्टार्ट टाइम और एंड टाइम नहीं होता अगर वो हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। तो इस चैप्टर में और क्या हम देखेंगे, तो जेंडर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस को देखेंगे। जो पहले एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि कुछ ऐसे वर्क थे या कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो केवल महिलाएं करती थीं या गर्ल्स करती थीं, जो और कुछ ऐसे हुआ करते थे वो जॉब्स या जो केवल कौन करता था, मेन करते थे। एजुकेशन ने लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। एजुकेशन ने महिलाओं को भी क्या दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, और एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था मेन और वुमेन में उसको चैलेंज किया है। तो ये किसकी वजह से हो पाया है, एजुकेशन की वजह से हो पाया है। इसके बाद आते हैं वुमेन एंड एग्रीकल्चर में। देखिए कौन सी बात है, तो अभी तो हम लोग ने देखा कि पहले क्या होता था। इसके बाद वुमेन और एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो 83.6% जो वुमेन है, वर्किंग वुमेन जो है 83.6%, वो किस में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है प्लांटेशन कर रही हो, वीडिंग कर रही हो या हार्वेस्टिंग कर रही हो, तो इसमें वुमेन मेनली इन्वॉल्व रहती हैं। डिस्पाइट देयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी भी किसान शब्द सुनते होंगे या फार्मर शब्द सुनते होंगे तो महिला की एक इमेज आपके दिमाग में नहीं बनती होगी, हमेशा किसकी बनती है, मेन की बनती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा पता होना चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन वर्क। अब देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप ऐसे समझ सकते हैं आप कि कोई ऐसी विचारधारा जो पहले से चलती चली आ रही है उसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे वुमेन को कुछ जॉब अलॉट किया गया है तो वो हमेशा वही करें, मेन को जो जॉब अडॉप्ट किया गया है या अलॉट किया गया वही करें, तो इसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्रेस जहाँ पर नहीं होती है उसको स्टीरियोटाइप आप समझ सकते हैं। कॉमन स्टीरियोटाइप लिंक वुमेन टू रोल्स लाइक नर्सिंग। अब देखिए जैसे वुमेन का रोल क्या दिया गया है कि वो नर्सिंग में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, या एक रोल दिया गया नर्सिंग का। और ऐसा क्यों, क्योंकि कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर फैमिलियल रोल्स एज पेशेंट एंड जेंटल केयर गिवर्स। देखिए मेनली क्या होता है, वुमेन जो होती हैं वो ये माना जाता है कि वो अच्छी केयर गिवर हैं, केयरिंग होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। इस वजह से उनको नर्सिंग का काम माना जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। जबकि बॉयज़ में क्या देखा जाता है कि उनको टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा निपुण माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया, इसमें बॉयज़ को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और ये एक परसेप्शन बन चुका है कि जो वुमेन है उनको, उनके अंदर टेक्निकल माइंड नहीं होता है, वो इंजीनियरिंग जॉब नहीं कर सकती हैं, साइंस वाली फील्ड में नहीं जा सकती हैं। तो ये भी क्या एक तरीके का स्टीरियोटाइप है, ठीक है। एक और स्टीरियोटाइप है, उसमें क्या कहा गया, दीज स्टीरियोटाइप लिमिट। अब देखिए स्टीरियोटाइप से हो क्या रहा है कि जो गर्ल्स हैं उनकी जल्दी शादी कराई दी जा रही है, ठीक है। उनकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अब जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है जिसको साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब सोसाइटी ने क्या बना दिया है कि लड़कियां जो हैं वो साइंस नहीं पढ़ सकती हैं, ठीक है। वो आर्ट्स पढ़ेंगी, कॉमर्स पढ़ेंगी, लेकिन साइंस नहीं पढ़ सकती हैं। तो ये क्या करता है, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लड़कियों की उसको लिमिट कर देता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, जब लड़कियों का एक तरीके से ये भी हम लोग के यहाँ माइंडसेट है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए या लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं, तो क्या होता है उनकी अर्ली मैरिज भी कर दी जाती है। अब ये स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है इसको ब्रेक किया है कई सारी लड़कियों ने, कई सारी महिलाओं ने इसको ब्रेक किया है। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे लक्ष्मी लाकरा है, ये क्या है, तो ये पहली फीमेल इंजन ड्राइवर हैं,
ठीक है, जैसे जो लोको पायलट होता है जो मेनली रेलवे चलाता है या रेल जो चलाता है तो उसको लोको पायलट कहते हैं। तो वही पहली फीमेल इंजन ड्राइवर बनी है नॉर्दर्न रेलवे में। अब देखिए इंजन चलाना कैसा काम है, ये एक टेक्निकल काम है और टेक्निकल काम कौन कर रहा है, एक फीमेल कर रही है। लक्ष्मी लाकरा नाम की फीमेल कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में बना हुआ था अब वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो यहाँ से हटेगा। ठीक है, और लोग अब ये भी सोचेंगे कि हाँ लड़कियां भी वो टेक्निकल काम जो है वो कर सकती हैं। और लड़कियों के अंदर भी, गर्ल्स के अंदर भी क्या आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक एम्पावरमेंट आएगी जिससे वो भी मोटिवेटेड हो जाएंगी। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, overcame challenges in choosing unconventional career path, advocates living a fulfilling life while breaking norms। तो ये दो चीज़ें हैं जो देखने को मिली हैं। पहला तो ये है जो करियर, पहले एक कन्वेंशनल करियर होता था लड़कियों का, वो यहाँ पर एक तरीके से तोड़ा गया है उस चैलेंज को कि अनकन्वेंशनल करियर पाथ अलाउ हुआ है, ये कह सकते हैं इसने जो इन्होंने अनकन्वेंशनल करियर पाथ को अडॉप्ट किया, मतलब इनको आर्ट्स या ऐसे समझ सकते हैं कॉमर्स की तरफ नहीं जाना पड़ा और उन्होंने साइंस लेके पढ़ाई करी और साथ ही साथ क्या बन गई, फीमेल ड्राइवर बन गई पहली। यहाँ पर ड्राइवर शब्द से आप ये मत सोचिएगा बहुत छोटी चीज़ है, अच्छा खासा एग्जाम होता है, कंपटीशन होता है, तब कोई भी पर्सन पहुंच पाता है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक और काम किया है कि जो नॉर्म्स बने हुए थे सोसाइटी में वो भी इन्होंने ब्रेक किया और एक नए नॉर्म्स को सेटअप किया है। सोसाइटल प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। अब देखिए क्या क्या सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं जो चिल्ड्रन पे देखे आते हैं। तो अगर बॉयज़ में देखा जाए तो अलग तरीके के प्रेशर होते हैं जो सोसाइटी देती है, गर्ल्स में अलग तरीके के प्रेशर होते हैं। बॉय में प्रेशर क्या होता है, जैसे कोई लड़का है तो वो क्या करता है, इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करता है। मेनली वो क्यों चूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाके अच्छा कमा पाएगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या मानती है कि जो लड़के हैं उनको हाई पेइंग जॉब्स करना चाहिए, तो ये क्या है, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है बॉयज़ पे। ठीक है, अवॉइड नॉन मैस्कुलिन बिहेवियर्स। अब नॉन मैस्कुलिन बिहेवियर, मान लीजिए कोई बॉय है और बहुत ज़्यादा वो दुखी है, तो दुखी होके कोई क्या करता है, रोता है ना, तो बॉय को क्या कहा जाएगा, तुम क्यों रो रहे हो। और वहां पर भी एक शब्द यूज कर दिया जाता है, तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, मतलब लड़कियों को रोने से जोड़ दिया गया और बॉय को जोड़ा गया कि वो रो नहीं सकता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर है जो देखने को मिलता है मेल पे या बॉयज पे। गर्ल्स पे क्या प्रेशर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर तो यही है मेनली कि साइंस के फील्ड, टेक्निकल फील्ड, ठीक है, एकेडमिक कैरियर्स वो नहीं बना सकते, इसको डिस्करेज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है और वहाँ पर एक गर्ल है और एक बॉय, मतलब भाई बहन है और दोनों की एज आसपास सेम है, ठीक है, मतलब बिल्कुल आसपास है, एक 1.5 साल का डिफरेंस है। तो क्या है, मान लीजिए बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल को मेनली किस तरीके से देखा जाता है कि इसकी शादी करनी है और बॉय को किस तरीके से देखा जाता है कि इसको और पढ़ाना है जिससे इसकी अच्छी नौकरी लग सके। तो ये भी क्या है, एक तरीके से क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है लड़कियों को कि वो अपने गोल्स को ना अचीव कर सके और ये सब चीज़ें जो भी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एजुकेशन एज पाथ टू चेंज। अब देखिए अगर कोई चीज़ चेंज कर सकती है ये सब मेंटालिटी को या ये सब माइंडसेट को, तो वो अकेला क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, इन पास्ट एजुकेशन जो थी पहले अगर आप देखेंगे वो केवल किसको दी जाती थी, बॉयज़ को दी जाती थी। आप मानेंगे नहीं, गर्ल्स को स्कूल भी अलाउड नहीं था, गर्ल्स स्कूल जा भी नहीं सकती थी। केवल स्कूल कौन जा सकता था, बॉयज़ जा सकते थे। लेकिन अब क्या है, मतलब दोनों लोग स्कूल जा सकते हैं, यहाँ तक कि सरकार जो है वो गर्ल्स को और ज़्यादा प्रमोट करती है कि स्कूल जाएं। ठीक है, गर्ल्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिटरेसी एंड टेक्निकल स्किल्स, मतलब जो स्किल एजुकेशन होती थी या स्किल डेवलपमेंट होता था ये भी केवल बॉयज़ का होता था, गर्ल्स को ये भी मना था। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे पॉटरी हो गया, वीविंग हो गई, ठीक है, ये सब जो रोल्स थे वो किसको दिए गए थे, ये सब सीखना किसको अलाउड था, वुमेन को अलाउड था। तो सपोर्टिव रोल्स के लिए मेनली वुमेन को रखा जाता था और बाकी जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो किसके लिए रिजर्व थी, बॉयज़ के लिए रिजर्व थी। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करी और बहुत हद तक बदला भी है। तो उसी में ही कुछ नाम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पायनियर्स इन वुमेन्स एजुकेशन। तो कौन कौन पायनियर रही हैं वुमेन्स एजुकेशन में, तो पहली पंडिता रमाबाई रही हैं। तो रमाबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत एडवोकेसी करी है या ये कह सकते हैं बहुत इन्होंने प्रयास किया है, प्रमोट किया है।
इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था पुणे में, ठीक है। और ये क्या करती थी, जो विधवाएं होती थी, जो विडोज होती थी, जो पुअर वुमेन होती थी, उनको स्किल्स प्रोवाइड करती थी, उनको एजुकेट करती थी। और कैसी कैसी स्किल्स, कारपेंटरी की स्किल्स, प्रिंटिंग की स्किल्स। और स्किल मेनली क्यों प्रोवाइड करी जाती है, जिससे क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके, ठीक है। किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, इंडिपेंडेंट हो सके कोई वुमेन या कोई लेडी या कोई गर्ल। तो इसलिए रमाबाई जी बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन है जिनका नाम है राजसुंदरी देवी। इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो टॉट हरसेल्फ टू रीड एंड राइट डिस्पाइट सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस। अभी हमने आपको बताया कि वुमेन अलाउड नहीं थी पढ़ाई करने के लिए, तो राजसुंदरी देवी जी ने अपने आप से, या कह सकते हैं सेल्फ स्टडी करी है, अपने आप से इन्होंने पढ़ाई करी है। और इन्होंने क्या किया है, एक किताब लिखी, एक पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो किसी वुमेन के द्वारा भारत में लिखी गई, जिसका नाम है अमर जीवन। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो अमर जीवन नाम की ऑटोबायोग्राफी है, ये किस लेडी ने लिखी है, किसने लिखी है, तो राजसुंदरी देवी जी ने लिखी है, ठीक है। और ये पहली ऑटोबायोग्राफी है जो किसी इंडियन वुमेन ने लिखे है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स सेट हो जाते हैं, जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने क्या देखा कि वुमेन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपने राइट्स को पाने के लिए, ठीक है। ये ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। एक और यहाँ पर नाम दिया गया है रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है। तो रुकैया हुसैन नाम से इनको मेनली जाना जाता है। तो इन्होंने क्या, एक इनका ड्रीम था। तो आगे ये जो इनका नाम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम है रुकैया हुसैन। इनका एक ड्रीम था यूटोपियन लेडी लैंड। यूटोपियन लेडी लैंड का मतलब क्या है, यूटोपियन का मतलब होता है समता मूलक। तो जहाँ पर समाज जो है वहाँ पूरी इक्वालिटी हो, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस तरीके चीज़ें। और एक दूसरा एक टर्म दिया है लेडी लैंड। लेडी लैंड का मतलब क्या है कि जो वुमेन है उनके पास ज़्यादा राइट्स हो, उनका लैंड एक तरीके से हो वेयर, जहाँ पर वुमेन पढ़ सकें, वर्क कर सकें, इनोवेशन में जा सकें। तो ये इनका क्या था, एक मानना था, कि इनकी सोच थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती हैं। इन्होंने भी क्या किया है, गर्ल्स स्कूल ओपन किया, कहाँ पर, कोलकाता में। तो आपसे ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रुकैया हुसैन जी ने जो गर्ल्स स्कूल ओपन किया था वो कहाँ ओपन किया था, कोलकाता में ओपन किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैलेंजेस एंड प्रोग्रेस क्या है। तो किस तरीके के चैलेंजेस देखे गए हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है अभी तक, ये सब चीज़ें थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑल्दो एजुकेशन फॉर गर्ल्स हैज इंक्रीज्ड। देखिए, एजुकेशन ऐसा नहीं कह सकते कि गर्ल्स अब ज़्यादा एजुकेट नहीं होती, गर्ल्स में एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ा है, ठीक है। पहले लड़कियां पढ़ने नहीं दी जाती थी, या स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई कोई फैमिली है या कोई पेरेंट्स है जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या होगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। उनको अपने बच्चों को कहाँ भेजना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भेजना पड़ेगा। और उसके बाद भी अब वो बच्चे क्या, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि उनका जो बच्चा है वो काम करे, काम करेगा तो कुछ पैसा कमाएगा, तो पैसा कमाएगा तो पढ़ेगा क्या, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो पॉवर्टी की वजह से क्या है कि बच्चे अभी भी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल बने हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके की, एक तरीके से कह सकते हैं जो फैसिलिटी होनी चाहिए, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पाई जाती है, वो नहीं है। यहाँ तक कि अभी कुछ सालों पहले तक तो ये था कि एक सेपरेट टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, सिंगल टॉयलेट होता था, उसमें भी बॉय जा रहा है, गर्ल जा रहे हैं, तो दोनों लोग जाते थे। ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा सुधार आया है। और आगे-आगे जैसे-जैसे हम लोग बढ़ते आएँगे, जैसे-जैसे भारत डेवलप होता आएगा, चीज़ें सुधरती जाएँगी, लेकिन सुधार आना ज़रूरी भी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अभी भी थोड़ा बहुत देखा जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, ज़्यादा पढ़ने के लिए एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स। अब देखिए क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बॉयज़ को ज़्यादा पढ़ने दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी सोचने की ज़रूरत है। तो चैलेंजेस क्या है, प्रोग्रेस कितनी हुई है, हम लोग समझ चुके हैं। अब आउटकम्स देख लेते हैं, आउटकम्स क्या-क्या हैं। एजुकेशन एम्पावर्स वुमेन टू चैलेंज स्टीरियोटाइप। अब देखिए, कोई भी स्टीरियोटाइप है
तो उसको चैलेंज कैसे किया जा सकता है? केवल एजुकेशन से। वुमेन एजुकेट हो जाएंगी, अपने आप से चैलेंज कर देंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वुमेन एजुकेटेड नहीं है तो वो किसी भी स्टीरियोटाइप को या किसी भी कुरीति को एक तरीके से चैलेंज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, डाइवर्स कैरियर मतलब वो एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो इनके पास ये राइट हो कि वो बहुत सारे कैरियर्स की तरफ जा सकें या चूज़ कर सकें, परस्यू कर सकें। ठीक है, इक्वालिटी का भी राइट होना चाहिए। हालाँकि ये सब चीज़ें संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करी गई हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी लेवल पे ये सब चीज़ें अभी भी बहुत कम देखी जाती है। सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि सोसाइटी को थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको धीरे-धीरे करके ख़त्म किया जाए। हालाँकि ख़त्म हो ही गया है, बहुत कम ही जगह पे ये चीज़ अभी भी हाई लेवल पे देखी जाती है, लेकिन अब ये बहुत कम हो चुकी है। इंश्योर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, तो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और इसी के लिए आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है वुमेन को। ठीक है, तो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, ठीक है, चाहे पंचायत इलेक्शंस हों, तो हर जगह क्या किया जा रहा है? वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे और ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेशन मिले वुमेन को और वो नौकरी में आ सकें, पॉलिटिक्स में आ सकें और बहुत अच्छे-अच्छे काम कर सकें। इसके बाद आते हैं स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब देखिए आज के परिवेश में बात करी गई है कि जो आज का टाइम है उसमें किस तरीके की स्कूलिंग है, किस तरीके का एजुकेशन है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो टुडे बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स। देखिए आज अगर देखा जाए तो बहुत लार्ज नंबर में बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि चैलेंजेस अभी भी हैं। कैसे चैलेंजेस हमने ऊपर देख लिया था। यहाँ पर कुछ सेंसस डेटा देख लीजिए, जैसे 1961 का जब सेंसस हुआ था तो लिटरेसी रेट क्या था? 40% लिटरेसी रेट था मेल में और केवल 15% लिटरेसी रेट था फीमेल में। अब सोचिए ये सरकारी डेटा है और असलियत में लिटरेसी का मतलब अगर आप देखेंगे तो भारत में लिटरेसी का मतलब होता है जो पढ़ सकता है, मतलब कोई अपना नाम लिख सके, उसको पढ़ सके और उस चीज़ को समझ सके, ये लिटरेसी। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्कूल, ठीक है, तो स्कूल हम लिख सकते हैं, स्कूल को पढ़ सकते हैं और स्कूल को समझ सकते हैं, तो हम लिटरेट हैं। सोचिए वो चीज़ केवल 15% और 40% के रेशियो में थी और आज भी कुछ इसी तरीके का ही लिटरेसी देखने को मिलता है। 2011 का जब सेंसस हुआ था तो यहाँ पर क्या देखा गया? मेल की लिटरेसी रेट हो गई 82% और फीमेल की हो गई 65%। मतलब अभी भी अगर देखा जाए 35 100 में से 35 वुमेन अभी भी ऐसी हैं जो पढ़ लिख नहीं सकती हैं। सोचिए कितनी ज़्यादा इलिटरेसी है भारत में अभी भी, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेंडर गैप की अगर बात करी जाए तो लिटरेसी गैप जो है ये रिड्यूस तो हुआ है। देखिए लिटरेसी गैप आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 82 है, यहाँ 65 है और धीरे-धीरे करके और कम हो रहा है ये, ठीक है? लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं क्योंकि सरकारी डेटा कुछ कहता है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत सारी हैं। इसके बाद हमारे पास है ड्रॉप आउट रेट। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, मतलब कोई बच्चा बच्ची स्कूल गया, कुछ दिन स्कूल अटेंड किया, फिर बाद में वो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसी को क्या कह सकते हैं? ड्रॉप आउट कह सकते हैं। मतलब वो स्कूल विजिट किया फिर उसने स्कूल छोड़ दिया। और ये चीज़ ज़्यादा कहाँ देखी जा रही है? तो जो डिप्राइव्ड कैटेगरीज हैं या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, सोसाइटी का, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, जो माइनॉरिटीज़ हो गए जैसे मुस्लिम्स हो गए, तो इन सब में ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट देखा जा रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पॉवर्टी। अभी हमने आपको बताया था पढ़ाई के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा? बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत की, जो ये ड्रॉप आउट रेट में भारत को एक तरीके से आगे लेके जाती है और बहुत सारे बच्चे हर साल ड्रॉप आउट करते हैं। एससी और एसटी गर्ल्स में देखा जाएगा तो ड्रॉप आउट रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, मुस्लिम गर्ल्स में भी देखेंगे तो एवरेज स्कूलिंग लास्ट अबाउट 3 ईयर। मतलब कोई भी गर्ल है, अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज स्कूलिंग जो हो रही है मुस्लिम गर्ल की, वो केवल 3 साल हो रही है। समझिए 3 साल का मतलब फर्स्ट पढ़ा उसने, सेकंड पढ़ा उसने, थर्ड पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। अब सोच लीजिए थर्ड तक आप क्या पढ़ते हैं और क्या आपको याद रहता है जीवन भर और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। रीज़न देखिए दिया गया ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं, तो पहला तो यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये लैक कर रहा है।
स्कूल्स एंड रेगुलर टीचिंग आर ऑफन अनअवेलेबल इन रूरल एंड पुअर एरियाज। देखिए शहरों में तो आपको सरकारी स्कूल भी अच्छे मिल जाएंगे, प्राइवेट स्कूल भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? रूरल एरियाज में। पुअर एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, स्कूल हैं तो टीचर्स नहीं हैं, ठीक है, टीचर्स हैं तो आते नहीं हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल रही है। डिस्टेंस की बात भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर क्योंकि स्कूल नहीं है तो बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ता है, जो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो महंगे हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर पाते। पावर्टी, जैसा हमने आपको बताया था, पावर्टी होगी तो बॉयज़ को ही प्रेफर किया जाएगा पढ़ने के लिए, गर्ल्स को प्रेफर नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक पावर्टी इतनी ज़्यादा अगर होगी तो गर्ल्स को तो प्रेफर नहीं किया जाएगा, लेकिन बॉयज़ को भी प्रेफर नहीं किया जाएगा, भैया तुम भी पढ़ने मत जाओ, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ। और देखते भी होंगे आप कि बहुत सारे चाय की दुकान पर, छोटी-मोटी शॉप्स पे छोटे-छोटे बच्चे 10-10, 11-11 साल के बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है? तो ये किस वजह से है? पावर्टी की वजह से है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? गर्ल्स ऑफन फेस बायस फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, ठीक है? प्रमोट नहीं किया जा रहा है गर्ल्स को कि वो पढ़ाई करें, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेशन वाली प्रॉब्लम अभी भी देखी जा रही है, ठीक है? वुमेन्स मूवमेंट क्या है, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो वुमेन की मूवमेंट जो है वो अलग-अलग तरीके से हुई है, अलग-अलग चीज़ों के लिए हुई है, ठीक है? तो जैसे इक्वालिटी के लिए इन लोग ने मूवमेंट किया है, लीगल रिफॉर्म्स के लिए किया है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो सब चीज़ें जो हैं, ये एक तरीके से लीगल रिफॉर्म में कह सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए भी बहुत काम हुआ है, इसमें भी बहुत सारे इन लोग ने मूवमेंट किए हैं, ठीक है? जिससे सोशल जस्टिस मिल सके, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल वुमेन। अब देखिए ये जो वुमेन का मूवमेंट है, अकेली इंडिविजुअल भी कर सकती है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन भी कोई कर सकती है, एनजीओ भी कोई कर सकती है, या कुछ ऐसे मेन भी हैं जो इन मूवमेंट्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है? स्ट्रेटजीज ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, अब क्या-क्या स्ट्रेटजी होती है? तो सबसे पहला क्या है? कैंपेनिंग होता है, ठीक है? कैंपेनिंग करते हैं, फॉट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ाई करते हैं, ठीक है? और इसमें क्या हुआ है? अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कैंपेनिंग में, तो अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम हुआ है, और प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना 2006 में जो लागू हो गया, ठीक है? जिससे क्या होता है? लीगल प्रोटेक्शन मिल गई वुमेन को, और कोई भी अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा करता है तो उसको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो इसके लिए भी गाइडलाइन सेटअप कर दी गई हैं। पहले सब चीज़ें नहीं थी, तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है किसी भी गर्ल का, तो उसके लिए गाइडलाइन सेटअप करी हैं, ठीक है? और मेनली वर्क प्लेस पे और इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है? अगर ऐसा कुछ गर्ल्स के साथ या लेडीज़ के साथ देखने को मिलता है तो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डाउरी डेथ, बहुत सारी ऐसी डेथ हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और किस चीज़ के लिए? केवल कुछ पैसों के लिए, डाउरी के लिए। तो इसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ बनाए गए हैं। तो ये सब क्या है? लीगल रिफॉर्म्स हैं जो वुमेन्स मूवमेंट के बाद ही आ पाए हैं। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अवेयरनेस क्रिएट करी गई है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक किए गए हैं, सॉन्ग्स बहुत सारे आप देखेंगे इस तरीके के, पब्लिक मीटिंग्स करी जाती हैं जिससे अवेयरनेस क्रिएट हो सके और वुमेन्स को राइट मिल सके, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इक्वालिटी मिल सके, ठीक है? प्रोटेस्ट भी बहुत सारे होते रहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं भेदभाव, कभी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ पब्लिक रैली होती है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, और इस इनजस्टिस को ख़त्म करने की बात करी जाती है। शोइंग सॉलिडारिटी, एक्सप्रेसिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वुमेन के अंदर भी अब यूनिटी आ चुकी है। पहले क्या था? वुमेन जो थी वो ये मान के चलती थी कि वुमेन के हमेशा अंडर में ही रहेंगी, हमेशा वो डिपेंडेंट रहेंगी मेन पे, लेकिन अब वुमेन ऐसा नहीं मानती हैं। वुमेन आपस में दूसरे वुमेन से जुड़ी हुई है, तो यूनाइट हो चुकी हैं, और यूनिटी में क्या होती है? यूनिटी में पावर होती है, ठीक है? तो वो नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, दोनों लेवल पे क्या करती हैं? यूनाइट होके काम करती हैं, अपनी बातों को अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस तक, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँचाती हैं, उनकी बात सुनी आती है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। और इसी की वजह से आप देखेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे अब मनाया जाता है, ठीक है? जिससे अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है,
ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, और बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। तो ये मेनली क्या है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए है, ठीक है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें करी गई हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या हुए हैं, तो अभी हमने जो भी देखा वो अचीवमेंट्स थे, जैसे राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है वुमेन को, हेल्थ कंडीशन, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हेल्थ कंडीशन को ध्यान रखती है कि किसी वुमेन का हेल्थ कंडीशन खराब ना हो सके, ठीक है। और मेनली फोकस किस पे किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो चाइल्ड होती हैं, ठीक है, जो न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है, उन पे मेनली फोकस किया जाता है, और मेनली किस पे, गर्ल्स पे, ठीक है। तो इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, अब सरकार इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। कलेक्टिव एफर्ट्स हैव सिग्निफिकेंटली एडवांस द कॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात होने लग गई है, और बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जेंडर इक्वालिटी जो है मिल भी चुकी है गर्ल्स को, ठीक है, जो पहले अवेलेबल नहीं थी। तो ये पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने देखा, इसमें बहुत सारी बातें थी, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सारे एमसीक्यूज़, सारे नोट्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन पे जो हम लोग का लिंक है उस पे जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।